प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खानू। सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह की हो रही है कि बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। एक तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप जिनकी मीटिंग चल रही हैं, आज भी फवाद चौधरी साहब से वो मिले हैं और ऐसा लगता है कि तमाम गिले शिकवे दूर हो गए हैं और एक बार फिर कल की तरह ऐलान हुआ है कि जी तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ ख़त्म हो गए हैं। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक हो रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पीर को दावत दे रखी है एक इशाइये की, जिसमें आसिफ जरदारी साहब को भी बुलाया है, बिलावल साहब को भी बुलाया और उसमें बाकायदा वो दावत देंगे कि ये दोबारा पीडीएम का हिस्सा बने। तो सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ जरदारी साहब जो पहले मौलाना की दावत कबूल नहीं कर रहे थे, हालांकि मौलाना बार बार उनको कह चुके हैं, तो क्या वो शहबाज शरीफ साहब की दावत कबूल करते हुए पीडीएम का हिस्सा बन जाएंगे? और अगर वो पीडीएम में आ जाते हैं तो क्या मरियम भी पीडीएम में उसी तरह से मौजूद रहेंगी या उसका उसी तरह से हिस्सा रहेंगी जिस तरह से बाकी लोग होंगे, या उनकी जो प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होगी? बहुत सारे सवालात हैं। एक और ख़बर आज की ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है जो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी कि 7 मई 2021 के यानी चंद दिन पहले जो फैसला आया था बाहर जाने देने की इजाज़त, उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। ये उन्होंने दरख्वास्त दायर कर रखी थी और आज उन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली है, वापस लेने की इस्तदा कर दी है अदालत से कि अब हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम ये जो है वो दरख्वास्त नहीं चाहते कि इस पर अमल दरामद या जो आपका फ़ैसला आया था उस पर अमल दरामद हो। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, इस पर मुख्तलिफ़ तरह से तज्ज़िया किया जा सकता है। तो आज के प्रोग्राम में हम सीनियर तज्ज़ियाकारों को हमने मदऊ किया है ताकि जो सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करें। मेरे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद नासिर बेग चुगताई साहब। उवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। ये बताइए उवैस तौहीद साहब कि आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की दावत आसिफ जरदारी और बिलावल कबूल करेंगे दोबारा पीडीएम में आने की? मेरे ख्याल में ये एक सियासी मूव होगी और उसमें कोई हर्ज भी नहीं होगा अगर बिलावल, मेरे ख्याल में कम से कम बिलावल जाएंगे और इससे एक तीर में दो शिकार करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जिम्मेदार हल्कों को ये इशारा दे सकें कि वो शहबाज शरीफ के साथ मिलके भी बैठ सकते हैं, और हुकूमत को भी जाहिर बात है एक तशवीश होगी कि पीडीएम जो एक बड़ी डोरमेंट सी एंटिटी हो गई थी वो अब फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और साथ साथ में क्या इसमें हर्ज क्या है। और फिर मरियम और नवाज शरीफ साहब को भी एक पैगाम जाएगा क्योंकि ये बात तो तय है कि नून लीग में 2 ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, चचा भतीजी या दोनों भाई इसका बरमला इजहार नहीं करते सियासी हलकों में, लेकिन जाहिर बात है कि छुपी हुई बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का मुझे असदुल्ला जो असाइनमेंट लगता है या जो उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा लगता है वो तो ये लगता है कि इस जो सियासी दर्जा हरारत है ये नून लीग में जो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है उसको वो एक सही सिमत पे लेकर आए और उसको कूल डाउन करें। और ये असाइनमेंट उन्होंने खुद अपने आप को दी है या माजी की गलतियों को देखते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा कि चलें हमारी तरफ से बहुत कुछ हो गया, गुजरांवाला भी हो गया, हमारी तरफ से जीटी रोड उससे पहले हो चुका, बहुत कुछ हो गया, अब आप इसको जो है ना जरा न्यूट्रलाइज करें? क्या ये असाइनमेंट बड़े भाई ने दिया या खुद से उन्होंने अपने लिए अहदाफ तय किए हैं? नहीं, जहाँ से असाइनमेंट जिस अंडरस्टैंडिंग से होता है वो तो हम सबको पता है और मेरे ख्याल में उनका रोका जाना हुकूमत की तरफ से ये भी कहीं ना कहीं इख्तलाफी नोट के तौर पे नोट हुआ है, जितनी मेरी नाक़िस राय है। ये जाहिर बात है कि इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ये समझती है कि शरीफ ख़ानदान को कोई भी रिलीफ या कोई भी रिलैक्सेशन उनके वोट बैंक या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट बैंक इरोड करने के मुतरादिफ है। इसी वजह से उन्होंने इनको बाहर जाने नहीं दिया। लेकिन ये तो एक महज इत्तफाक तो नहीं है कि वो चले जाएंगे और उनकी रिहाई भी हो जाएगी और उसके बाद जो है वो लंदन जाएंगे। मैं समझता हूँ कि वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत लगता है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। और आने वाले दिनों के अंदर यही मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की जो कोशिश होगी पीडीएम फाल कैसे होगी उस तरीके से वो तो नहीं होती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दोनों की एक तरह से जो
एक तरह से अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, ठीक। वो ये नहीं चाहते हैं कि इस वक्त की हुकूमत को उसका तख्ता गिराया जाए, और वही लगता है कि जो कोशिश है वही शहबाज शरीफ साहब की होगी, क्योंकि उन्होंने माजी के अंदर ये कोशिश करके देख ली है। बड़े भाई कहते हैं 5 साल पूरा करने दे ताकि आइंदा पीटीआई को कोई चांस ना मिले, और हमारा चांस है, क्योंकि वो समझते हैं कि पंजाब के अंदर उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। हाँ, ये जरूर बात है कि आगे चल के क्या शराइत हो सकती है, लेकिन वही जहांगीर तरीन का पूरा ग्रुप और ये सारे मामलात, चौधरी निसार का दोबारा हलफ लेना, एक सियासी हलकों के अंदर एक ये समझ लें कि चाय की प्याली में तूफान ठीक है के मुताबिक है इस वक्त की सूरत हाल। बिल्कुल सही है। मगर साबिर शाकिर साहब, आपके ख्याल में हुकूमत का यह फैसला सियासी तौर पर दुरुस्त था, शहबाज शरीफ साहब को बाहर ना जाने देना? क्योंकि कुछ तज्जाकार ये समझते हैं कि हुकूमत का ख्याल है ये जाकर वापस भी आ जाएंगे, तो उसकी वजह से फिर हुकूमत का वो सारा बयानिया कि जी ये भागना चाहते हैं वो तो धड़ाम से गिर जाएगा। तो और फिर ये कि शहबाज शरीफ साहब को जाने नहीं दिया तो वो सियासी तौर पर मुतहरिक हो गए हैं, वो पीडीएम को इकट्ठा कर रहे हैं, वो शायद दोबारा से कोई मूव बनाने की कोशिश करें। तो ऐसे में कुछ लोगों का ख्याल है कि भाई जाने देना शायद ज़्यादा बेहतर था। आपकी क्या राय है? अच्छा, एक तो जो शहबाज शरीफ ने पेटिशन वापस ली है, दरख्वास्त, वो मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही सख्त किस्म की अपील फाइल कर चुकी है, बिल्कुल और सही, इसमें काफी अहम कानूनी और आईनी नुकात उठाए हैं, और इसमें इवन उन्होंने जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज किया है, और उसमें अगर उसकी प्रॉपर हियरिंग हो जाती है तो देखना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कौन से वकला जाते हैं, तो उसमें एक ऐसा एडवर्स ऑर्डर आ सकता है कि वो मुस्तकबिल में भी जो इस तरह से आसानी से रिलीज ले लिए जाते हैं उनके लिए भी वो एक बनेगा। बिल्कुल, आपने साबिर शाकिर साहब सही कहा कि सबसे बड़ी वजह यही लगती है वापस लेने की। लेकिन फिर मेरा आपसे ही एक और सवाल भी है, वो ये कि क्या अब इस दरख्वास्त के वापस लेने के बाद इस बात का इम्कान मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग नहीं होगी और जाकर नून लीग ही ये मौक़िफ़ या शहबाज शरीफ ही ये मौक़िफ़ इख्तियार कर देंगे कि जनाब चूंकि जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप ये सुन रहे हैं वो हमने वो तो दरख्वास्त ही, मेन पिटीशन ही वापस ले लिए, तो अब इसको आप ना सुने और वहाँ से कोई एडवर्स ऑर्डर ना आए। ये एक एडवर्स ऑर्डर, दूसरा एक और बात भी हो गई है, तो जब गए थे ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने के लिए, तो इधर गवर्नमेंट ने किया है कि उनका नाम में डाल दिया, यानी बजाय इसके कि वो ब्लैक लिस्ट में ही रहते और मामूली की हरकत से ही वो उसको शायद रिवर्स हो जाता, इंतजामी तौर पे भी रिवर्स हो जाता। अब गवर्नमेंट ने उसका नाम भी इसी एलिमेंट दिया। इस पिटीशन में उनको कोई रिलीफ मिल भी जाता है। पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील आ चुकी है और हाई कोर्ट में उससे कोई मेरा नहीं ख्याल के सुप्रीम कोर्ट में अपील होते हुए हाई कोर्ट उसमें किसी किस्म का कोई नोटिस इशू करती, तो इसलिए वो वहाँ पे बहुत स्कोप कम हो गया था, और सही मशवरा दिया उनके वकला ने शहबाज शरीफ साहब से कि अब मेरा ख्याल है कि वापस ले लेनी चाहिए जी। दूसरी बात जो है पीडीएम का इजलास बुलवाने के लिए अब बात वाज़ेह तौर पे हो गई है कि मुस्लिम लीग नवाज या शहबाज शरीफ साहब अब ये तासुर दे रहे हैं कि भाई अब ड्राइविंग सीट पे मैं आ गया हूँ और मरियम सफदर साहिबा को आप कुछ भूल जाएं, और उन्होंने जो आपके बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, वो ज़रा भुला दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और दोबारा आप पीडीएम के फोरम पे पीपल्स पार्टी को बुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर जब तक पीपल्स पार्टी हामी नहीं भरेगी, मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। और पीपल्स पार्टी ने इसीलिए पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद का एक ऑप्शन दिया था और मरकज़ में भी तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन दिया था कि हम ये रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन मरियम सफदर साहिबा ने दोनों ऑप्शन मुस्तरद कर दिए थे, क्योंकि उसकी सूरत में हमजा शहबाज के चांसेस थे मौजूद सीएम के लिए, और ऊपर शहबाज शरीफ साहब को ऑफर कर दी थी, यानी मखलूत हुकूमत बनाते हैं माइनस पीटीआई। तो अब मरियम सफदर साहिबा बिल्कुल खामोश है और पीडीएम का इजलास, पीडीएम की क़यादत में पीडीएम को अब दोबारा फाल करने के लिए मुतहर्रिक हुए हैं शहबाज शरीफ साहब। अगेन अब फैसला पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करेगी, सरकारी साहब करेंगे, क्या वो पुराने वाला ऑप्शन अभी भी मौजूद है या फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि 3 साल पूरे हो चुके, बकिया 2 साल हम आराम से गुजारते हैं और मुस्लिम लीग नवाज अपनी पॉलिटिक्स करे, हम अपनी करते हैं।
नासिर चौधरी साहब, आप इत्तफाक करते हैं इस बात से कि जरदारी साहब और बिलावल साहब ये मेक श्योर करने के बाद कि शहबाज शरीफ ना तो इस्तीफ़ों की जिद करेंगे ना ये लॉन्ग मार्च की जिद करेंगे, बस पीटीएम के अगर इजलास करना है तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम आके बैठ जाएंगे, क्या इन शराइत पर पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी? ये अगर जी नासिर भाई साहब जी ये अगर बनता है मंजरनामा तो पीपल्स पार्टी की वाज़ेह कामयाबी है। पीपल्स पार्टी का इशू क्या था? हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम असम्बलियाँ नहीं छोड़ेंगे, यही था ना जी। और लॉन्ग मार्च से 3 रोज पहले पुरस्कार तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस्तीफे और लॉन्ग मार्च हमने नक्की कर दिए, पहले इस्तीफे दें फिर हम लॉन्ग मार्च करेंगे। वहाँ जाहिर है कि वो फिर दूध में उबाल आया, बासी खड़ी की बात नहीं करा, दूध में उबाल आया। पीपल्स पार्टी ने कहा भैया जाओ तुम यार, जहाँ से आए थे वहाँ निकल जाओ। तो वहाँ से वो राब्ता टूटा, वो एक बेजा जिद थी, वो एक गैर सियासी जिद थी। मैं तो ये 4 साल से 3 साल से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी वस्तों जानते हैं बहुत अच्छी तरह, इरशाद आरिफ साहब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा क्या है। पीपल्स पार्टी असम्बलियों में रहकर लड़ना चाहती है। बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार इंतखाबात का बाइकआउट किया था और माफ़ी मांगी थी अवाम से कि हमसे बड़ी गलती हो गई, अब मैं लिख के जाऊंगी कि आइंदा इंतखाबात का और असम्बलियों का बाइकआउट ना किया जाए। तो उसी बेस पर मैं 3 साल से ही कह रहा था कि ये इस्तीफे नहीं देंगे, ये किसी सूरत असम्बलियाँ नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने उसको मुख्तलिफ बहाने दिए, सिंध में रहेंगे, सिंध में रहना चाहते हैं। सिंध में तो वो रहते किसी ने, कौमी असम्बली टूटती, सूबाई असम्बली नहीं टूटती। तो अब जो सूरत हाल बनी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो देखना ये कि शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो की, शहबाज शरीफ को जेल में पैगामात गए जरदारी साहब के, जेल से पैगामात बिलावल और जरदारी साहब को आए। शहबाज शरीफ साहब ने कंधे पे हाथ रख के हाथ मारा बिलावल के कि ये नौजवान कंधे बोझ उठाएंगे पीडीएम का। उसके बाद जब वो रिहा होते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? पहला काम पैगाम भेजते हैं जरदारी साहब को, दूसरा काम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात नहीं करते, इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं करते। तीसरी बात ये कि वो इस्तीफ़ों को एक तरफ साइड में कर देते हैं और कहते हैं मैं पीडीएम को इकट्ठा करूँगा। यहाँ वो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है जो इस्तीफ़ों की थी और लॉन्ग मार्च ना करने की थी। ये पुरस्कार बात है बहुत कि लॉन्ग मार्च क्यों नहीं हुआ। अगर लॉन्ग मार्च हो जाता तो शायद कुछ मुस्लिम लीग नून का भरा में रह जाता। मेरा अपना ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल आदमी है, एक सियासी आदमी है, एक मुफाहमत के जिस तरह जरदारी साहब एक नकीब हैं उसी तरह वो भी हैं। वो आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं। वो जद्दा भी जाना नहीं चाह रहे थे, वो यही रहना चाहते थे। तो उसके बाद अब उन्होंने जो राब्ते किए वो बहुत तगड़े थे। उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग की मुस्लिम लीग के तमाम लीडरों की, उसमें मेरे ख्याल है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं वो नहीं थी शायद, सही है, बाकी सब लोग मौजूद थे और वहाँ उन्होंने क्लियर पैगाम दिया। जी बिल्कुल सही है नासिर भाई साहब, लेकिन एक मामला ये भी है ना, और शाह साहब अगर आप इस पर अपनी राय का इजहार करें कि कहा जाता है कि शहबाज शरीफ कभी अपने भाई के मुखालिफ नहीं जा सकते जी। 20 साल से जो लोग उनकी सियासत को देख रहे हैं वो इस बात पर पूरा ईमान रखते हैं कि शहबाज शरीफ और ये दो भाई जो है वो अलग अलग नहीं हो सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मरियम ने किया था पीडीएम के साथ वो नवाज शरीफ के कहने पर किया था, या जो आप शहबाज शरीफ करना चाहते हैं ये नवाज शरीफ के कहने पर कर रहे हैं? पहले थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केस की बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब ने जो वापस लिया है वो जो ब्लैक लिस्ट से निकालने का ऑर्डर था और मुल्क से बाहर जाने का ऑर्डर था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। उसके ख़िलाफ़ उन्होंने एक लिहाज से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी जो ECL में नाम डाले जाने के बाद गैर मौसर अमलन होगी। अगर वो उनको रिलीफ मिल भी जाए तो वो ECL पे नाम रहेगा, वापस नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने दरख्वास्त वापस ली है। उसमें यह है कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त उन्होंने की थी वो उनकी रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी थी और कहा था कि हम ये सुन ही नहीं रहे। उसी पर फिर उन्होंने अमल दरामद की दरख्वास्त है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत गई है वो इस ऑर्डर के खिलाफ नहीं गई, वो गई है जो इनकी 7 मई को ऑर्डर आया था, जो ऑर्डर आया था नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। इनकी दरख्वास्त से ज़मानत जो मंजूर हुई है
जो 2 रुकनी बेंच में इख्तलाफ हुआ था, 3 रुकनी बेंच ने जो मंजूर की थी उसके खिलाफ गई है। अच्छा नहीं, वैसे शाह साहब मेरी राय से मुख्तलिफ है, आप चेक कर लेना कि वो जो 7 मई का फैसला आया था हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में, इसके खिलाफ गई है। ये चेक कर लें जी, वो दरख्वास्त जमानत के खिलाफ, और उसमें ये भी कहा गया है कि ये फैसला जो है ये भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि इससे उनका जो सारा है प्रोसेस हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब के मुकाबले में ज़्यादा अमलियत पसंद सियासतदान हैं, और वो निजी महफ़िलों में जो पार्टी की निजी महफ़िलें हैं और ख़ानदान की, उनमें कह चुके हैं कि आपका जो बयानिया है, आपकी जो तर्ज़ अमल है, तसादुम की पॉलिसी से है, उससे हमें क्या हासिल हुआ है, सिवाय इसके कि पार्टी जो है वो दीवार से लग गई है, ख़ानदान दीवार से लग गया है, अब मज़ीद कितना हमने नुकसान उठाना है। और शहबाज शरीफ साहब के मद्देनज़र जो मेरी इतलात हैं वो अगले इलेक्शन हैं। जी हाँ, वो ये कहते हैं कि अगर इसी पॉलिसी पर हम अमल पैरा रहे तो अगले इलेक्शन में भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा दाखिल होना, और फिर इस पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बड़ी, इसको बरकरार रखना, क्योंकि ये हमारा जो इलेक्टेबल्स है वो इंतज़ार नहीं करेगा, वो इस बयानी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने देखना होता है कि हमने इलेक्शन जीतना है, हारने के लिए कोई इलेक्शन नहीं जीता, और अपोजिशन में बैठने के लिए कोई इलेक्शन में नहीं जाता, बैठना पड़े तो और बात है। तो इस बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब PDM को इकट्ठा करने की कोशिश भी करेंगे, और नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा का बयानिया लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने के बाद अमलन पिट चुका है, और तो अब जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं उनको नवाज शरीफ की हिमायत हासिल है। नवाज शरीफ साहब देखें, नवाज शरीफ साहब के पास चाराकार क्या रहा है। जब PDM टूट गई, जब लॉन्ग मार्च मुलतवी हो गया, जब चेयरमैन सेनेट हुकूमत की मर्ज़ी का आ गया, जब उनकी पार्टी के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास खामोशी के अलावा, मरीम नवाज़ साहिबा के पास खामोशी के अलावा क्या चाराकार है। क्या वो मज़ीद वो चाहेंगे कि पार्टी का मज़ीद नुकसान हो, ख़ानदान का मज़ीद नुकसान हो? मेरा ख़्याल है वो भी नहीं चाहते, इतना अमलियत पसंद वो भी हैं। उनको जो हमारे मीडिया ने, हमारे दानश्वरों ने, एक ख़ास लेफ़्ट का जो ग्रुप है, उन्होंने कहा था कि जी बस आप इस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ दौड़ें और ये बस भाग जाएंगे, ये हो जाएगा, नाम ले लें फ़लाँ, वो सब कुछ करके उन्होंने देख लिया। उसके नतीजे में क्या असर हुआ, इस्टेब्लिशमेंट कितनी खौफज़दा हुई, इनके मुतालबात कितने माने गए, बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ख़्याल है शहबाज शरीफ साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने जो विजन है उनका इक़्तिदार हासिल करने का, और अगले इलेक्शन को मद्देनज़र रख के कर रहे हैं, और ख़्वाही ना ख़्वाही, खा वो पसंद करें या ना पसंद करें, मरीम नवाज़ साहिबा को और नवाज़ शरीफ साहब को इस पॉलिसी पर उनके पीछे चलना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। राइट सर, बिल्कुल सही है। चलें, जहांगीर तरीन ने क्या हासिल किया पूरी अपनी एक्टिविटी से, उनके ग्रुप ने क्या हासिल किया, क्या मामला कहीं पर तय पा गए हैं, जो सब अच्छा की रिपोर्ट आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वैस वहीद साहब, ये जहांगीर तरीन ग्रुप को क्या मिला है और जहांगीर तरीन साहब को क्या मिला है? जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अली जफर साहब की रिपोर्ट आनी थी, उसके आने से पहले ही अब चर्चा ये है कि सारे मामला तय पा गए हैं। क्या जहांगीर तरीन के मामला भी आपके ख्याल में तय पाए हैं, या उनके सिर्फ ग्रुप के अपने जो जाती इशूज थे वो मामला तय पाए हैं? अब्दुल्ला साहब, अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, 1 मिनट भर का। शाद आरिफ साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो बात हो रही थी कि एक तो टूट फूट हो गई है नून लीग के अंदर। मैं नहीं समझता, मेरे खुद भी जाती तौर पे उनकी सियासत से 10 इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इस मरतबा सन 2000 की तरह टूट फूट नजर नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पर बहुत बड़ी एक दरार पड़ी, लेकिन उनका वोट बैंक इंटैक्ट है और उनके जो लीडरान हैं वो भी टूट टूट के, कोई PMLQ में नहीं गया या कहीं और नहीं गया।
जो टूट-फूट होनी थी वो 2018 के इंतखाबात से पहले जिस तरह हुई वो हुई। दूसरी बात ये कि लेफ्ट का ये या लिबरल जो बात कर रहे थे उनका एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक बयानिए पे साथ देना या वजन डालना ये अलग बात है, लेकिन माजी में नवाज शरीफ साहब को किसके मशवरे की जरूरत है? जब अमीरुल मोमिनीन बन रहे थे साथ साथ में उन्होंने कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जिसके साथ उन्होंने सिंह नहीं अड़ाए? वहीद काकड़ हों, जहांगीर करामत साहब हों, आप राहिल शरीफ साहब हों, मुशर्रफ साहब हों, और कौन से ऐसे साहब हैं नहीं, तो उनको ये किसी के मशवरे की ऐसा जरूरत नहीं है। ये लीडर का भी मसला है, और वो भी पंजाब के लीडर का, कि वो ये समझे कि जी पंजाब के अंदर अगर वो जीत सकता है तो फिर वफाक के अंदर हुकूमत बना सकता है। तो ये सियासी हमारा जो निज़ाम है उसके अंदर मेरी नाक़िस राय के अंदर एक ये नुक्स है और इसको सही होना चाहिए। दूसरे सूबों का एक कहीं ना कहीं इसके अंदर बैलेंस होना चाहिए, जिससे बड़ी जमातें जो हैं छोटे सूबों के अंदर जहाँ पे लिसानी तफरीक के साथ जो सियासत होती है उसको वो भी कम होगी, और साथ में जो एहसास महरूमी है सियासत के अंदर वो भी ख़त्म होगा। तो एक कहीं ना कहीं यकसा या वज़न जो है वो कहीं ना कहीं उसका पलड़ा भारी होना चाहिए या यकसा तौर पे तो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन साहब को क्या मिला? देखिए, जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्या खोया, उनके ग्रुप ने क्या खोया? 30 से 40 मेंबरान अरकान असम्बली को अपने साथ ही रख सकते। मेरे आपके टीवी चैनल में प्रोग्राम के अंदर एक नेम टैग लगता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप। खुद आज फिरदौस हाजी ख़वान साहिबा कह रही थी जहांगीर तरीन ग्रुप। तो ये इतनी बड़ी दलाल है कि 30 से 40 अरकान, चाहे वो मुखालिफ किसी को वोट दे ना दे, लेकिन इमरान खान साहब की सियासत को और तहरीक इंसाफ की सियासत को एक बड़ा झटका पड़ा है। और मैं ये नहीं समझता कि एक दफ़ा अगर ग्रुप बन जाए तो वो इख्तलाफात रहेंगे। जहांगीर तरीन साहब की राहें जुदा नज़र आती हैं मुझे मुस्तक़बिल में भी। ये ज़रूर है कि MPs और MNAs जहाँ ये तरक्याती फंड्स की जो एक लालच है, जिसको खुद खान साहब माजी के अंदर सियासी रिश्वत गर्दानते थे, वो अगर उसके ज़रिए कोई वक्ती तौर पर हो जाए तो सही है। देखिए, बजट एक बड़ा इम्तहान है, बजट का पास होना, और जहांगीर तरीन साहब का जो इस वक्त वेटेज है बारगेन के लिए, वो बजट तक बहुत ज़्यादा है। और बजट के बाद अगर बजट पास हो जाता है तो इमरान खान साहब मेरी नज़र में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मैं ये नहीं समझता कि सारा मामला हट गया। देखिए कितना आसान है असल कि पंजाब असम्बली के अंदर एक सो कॉल्ड जहांगीर तरीन ग्रुप का बंदा उठ के कहे कि बुज़दार साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए, तो सियासी बहरान तो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भी मामलात जो है वो नाजुक है। तो सियासत जो है वो ना जाम कमाल साहब को समझ में आ रही है, और ना मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो सियासी जो नज़ाकतें हैं वो समझ में आ रही हैं कि अपनी बगल में से जो लोग हैं, अपनी सफ़ों में जो लोग हैं, वो कहीं दूसरी जगह पे खड़े हुए हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। वैसा मैं सिर्फ 2 जुमले कहूँगा, बड़ी तब्दीली नहीं होने वाली। उसकी एक बड़ी वजह है कि मगरबी बॉर्डर पे अफगानिस्तान का जो मसला है वो सितंबर के अंदर अगस्त के आखिर तक एक एक्सप्लोड कर सकता है। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, वो क्राइसिस जो है वो हमें उठाना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट भी या इंटरनेशनल पावर्स भी या वो हमारा कुछ इस तरह का कोई माहौल होगा कि जिसके अंदर कोई हुकूमत की तब्दीली हो। तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत की तब्दीली, लेकिन पंजाब के अंदर सियासी बहरान जरूर नजर आ रहा है। सही है, पंजाब का सियासी बहरान। लेकिन एक चीज़ फिर साबिर शाकिर साहब समझने की है, एक तो तरक्याती फंड्स की बात हुई है, तो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है, बल्कि मैं सुनवा भी देता हूँ, फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि तरक्याती फंड्स की मिल रहे हैं ना MPA को ना MNA को, और लेकिन मसाइल सारे हल हो गए हैं। ज़रा सुनिए क्या कहा गया है। इनके जो नुक्ता नज़र है उसमें भी बड़ा वजन है। किसी अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जारी नहीं किया जा रहा, ना ही वफाक में ना ही सूबे में। जिस तरीके से इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो इनका ताल्लुक है उसके ऊपर इनको फ़ख्र है, और यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम सब इकट्ठे हैं। तमाम लोग बिल्कुल वाज़े हैं कि इमरान खान हमारे लीडर हैं और तहरीक इंसाफ हमारी जमात है, और इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं। और इंशाल्लाह ये जो मामलात हैं वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं।
अच्छा, अब साबिर शाकिर साहब, मामला ये है कि जब 2 साल रह जाते हैं तो हर पार्टी अपनी प्लानिंग जो है वो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए करती है। अब नून लीग भी ज़ाहिर है सोचेगी कि 2 साल किस तरह से लेकर चलने हैं, बिलावल साहब का भी यही ज़हन में होगा, जरदारी साहब का भी। तो अब जहांगीर तरीन ग्रुप को या वो जो इलेक्टेबल्स होते हैं 30-40 जो बड़े मैटर करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उनको नाराज़ करके या उस ग्रुप के साथ तहफ़्फ़ुज़ात को पैदा करके या जहांगीर तरीन साहब के मामला अगर सेटल नहीं होते तो PTI कैसे इलेक्शन को प्लान करेगी, अगले इलेक्शन को? देखिए, अगले इलेक्शन के लिए तो जो प्लानिंग है वो माइनस JKT होगी, और जो JKT ग्रुप है ये सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं बना, बल्कि ये मुझे तो लगता है कि अगले इलेक्शन में भी ये एक अलग सियासी जमात के तौर पे हमारे वजूद में आ जाएगा, और इसमें कुछ और इलेक्टेबल्स भी शामिल हो जाएंगे और फिर ये इलेक्शन लड़ेंगे। और ये इसीलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, खासतौर पर इमरान खान अब जितनी भी प्लानिंग तो कर ये रहे हैं, पाकिस्तान इलेक्टेबल्स पार्टी होगी ये देखते हैं कि इसको अरशाद आरिफ साहब ज्यादा बेहतर बताएंगे कि तो किसके साथ इसकी मुमासलत ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है। क्योंकि साबिर शाकिर साहब, कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं कि हर जमात में अच्छे लोग हैं और हर जमात के अच्छे लोग इकट्ठे हो जाएं? बिल्कुल, मैंने इसलिए आपसे रजू किया। हसरत रही है। 2002 वाली काफिले तो नहीं बना रहे आप दोबारा? तमाम अच्छे लोग, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो तमाम अच्छे लोग जो हैं वो अच्छा भी तो एक बहुत वेग टर्म है ना। अच्छा भी तो बड़ी वेग टर्म है ना एक। इन्वर्टेड कामाज में चुगताई साहब, मुझे नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, वेग टर्म है। इनका इंतखाबी निशान फिर वो तो नहीं होगा जो चौधरी निसार का इंतखाबी निशान था। तो इसलिए ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इकट्ठे अगर हो जाते हैं और इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर अगला जो है बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उनके हाथ में होगा। अगले इलेक्शन भी इसीलिए अगले इलेक्शन भी ऐसे ही होंगे, मखलूत हुकूमत ही आएगी, क्योंकि मजीद इसमें डिवीजन होगी। तो जहांगीर तरीन ग्रुप भी इसीलिए कह रहा है कि हम मौजूद हैं और अब हमारा मुस्तकिल ग्रुप है, हम मुस्तकिल काम करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी, खास तौर पर इमरान खान की बात करूंगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी ये सोच के कि ये बजट में भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं और बजट के बाद भी कोई सिचुएशन हो सकती है, इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि कोई सियासी नुकसान उठाने के लिए हम तैयार हैं और अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। तो ये बजट, बहरहाल बजट सेशन जो है पंजाब का भी और मरकज का भी और बलूचिस्तान का भी, ये तीनों बजट इम्पोर्टेंट होंगे। और इसमें उसकी वजह यह है कि जितने भी इस वक्त JKT के साथ मामला तय किए जा रहे हैं तो वो है वक्ती तौर पे एक दूसरे को ब्लफ कर रहे हैं। JKT पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ब्लफ कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उनको ब्लफ कर रही है और कह रहे हैं कि मामला ठीक हो गया है। और कोशिश ये है इनकी कि ये बजट अप्रूव हो जाए। बजट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद फिर ये खुल के आएंगे सामने, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने यकीनन उस हद तक इनको रिलीफ नहीं देना तरह की ये मांग रहे हैं, और उसके बाद फिर लड़ाई खुल के सामने आएगी। लेकिन बजट सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर फाइनेंस बिल अप्रूव नहीं होता तो फिर किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, और वो ऑटोमेटिकली एक है कि असम्बली कह रहा हूँ वजीर आला होंगे तो वजीर आला और उनकी काबीना तहलील हो जाती है, वजीर आज़म और उनकी काबीना तहलील हो जाती है। तो अगले 4-6 हफ्ते जो हैं वो इस मामले में काफी इम्पोर्टेंट होंगे। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है ना अब चुगताई साहब कि क्या PTI ने माइनस JKT ग्रुप प्लानिंग कर ली है, कैलकुलेशंस कर ली हैं अपनी? अब तक नहीं की है, मेरा ख्याल है। परेशानी है, घबराहट है। देखिए असद, टू बी वेरी फ्रैंक, ये वही परिंदे थे ना, ये वही अच्छे पाक साफ लोग थे जो परवास करके इस घोंसले से कई घोंसलों से, और इनमें से ज्यादातर हैं जो आजाद हैसियत में लड़े हैं, जो आजाद हैसियत में लड़े हैं और बाद में हुकूमत का हिस्सा बने, और ये आजाद हैसियत में ही लड़ना पसंद करते हैं ताकि जिसकी भी हुकूमत हो उसके साथ हो जाए, पसंद करते हैं बिल्कुल। और इनसे कहा गया था कि आप आजाद हैसियत में लड़े, हम बाद में तय करेंगे कि कहाँ जाना है आपको। तो जहाँ जाना था वहाँ भेज दिया गया। दूसरी बात ये, जहाँ तक जहांगीर तरीन का ताल्लुक है, जहांगीर तरीन की कुर्बानियाँ कम नहीं हैं, और मेरा ख्याल है इमरान खान
आई टू आई देखना पसंद भी नहीं करेंगे, उनको निजामत भी होगी। जहांगीर तरीन ने अब जो कुछ किया वो एक तारीख का हिस्सा है। तो मेरा ख्याल है बड़ा खूबसूरत शेर है, आप लोग तोयद और आरिफ साहब और साबिर और आप पसंद करेंगे उसको कि आओ तजदीद वफा फिर से करें वरना, आओ तजदीद वफा फिर से करें वरना बात और उलझ जाएगी सुलझाने में। तो सूरत हाल पर जहांगीर तरीन की, इमरान खान की यही है कि अगर सुलझाने की कोशिश की तो बात और उलझेगी। देखिए वो बाहर निकलते हैं, वो कहते हैं हमने वजीर आला को 1 महीने का वक्त दिया है कि वो मुतालबात पूरे कर दें। जहांगीर तरीन शाम को उसी वक्त उनको बुलाते हैं अपने पास कि तुमने क्या तय किया। फवाद चौधरी डैश करते हैं टुवर्ड्स लाहौर, बात करते हैं और कहते हैं तरक्याती फ़ंड की बात ही नहीं हुई। ऐसा वो कह चुके हैं कि तरक्याती फ़ंड देंगे, फवाद चौधरी आके तरदीद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप तरक्याती फ़ंड नहीं दे सकते। अगर ये बात और रिकॉर्ड आ जाए कि चीफ मिनिस्टर ने तरक्याती फ़ंड देने का वादा किया है तो एक मसला और खड़ा हो जाएगा। अगरचे तरक्याती फ़ंड दिए जा रहे हैं बिल्कुल। मेरा अपना ख्याल ये है कि बिल्कुल साबिर ने सही कहा और बड़ी अच्छी बात है हम सब साथ काम करते रहें। इरशाद आरिफ साहब और मैं एक दिन के फ़र्क से साथ काम नहीं कर पाए, वरना हम साथ काम कर रहे होते। अब सूरत हाल क्या है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप में इजाफा हो रहा है, इसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। ये ग्रुप क्यों बना, ये बड़ा सवालिया निशान है, इसका जवाब मौजूद है। ये हालात में बना दिया सर, ये प्लानिंग के साथ बना है ग्रुप? सर ये प्लानिंग की तरफ बना है, हालात ने बनाया, हालात ने बिल्कुल नहीं बनाया। क्या मसला था कि आपका नाम FIR में नहीं है, आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं है, फिर झगड़ा किस बात का था? फिर बैरिस्टर जफर साहब भी आ गए थे, उनकी रिपोर्ट भी आपके हक में जाने वाली है, ये भी पता है। फिर झगड़ा क्या है? ग्रुप तहलील क्यों नहीं कर रहे आप? इसलिए नहीं कर रहे कि आपको वो ग्रुप बरकरार रखना है अगले इंतखाबात के लिए। और अगले इंतखाबात में क्या मंजरनामा होगा, KPK में तो आप खैर PTI को हिला नहीं सकते, ये बात तय है। पंजाब में आप बुरी तरह हिला सकते हैं PTI को, बिल्कुल तय बात है। सिंध के अंदर पीपुल्स पार्टी कराची में टारगेटेड 8 सीट्स पर जीतने की कोशिश कर रही है कराची में पहली बार, और वो इलाके टारगेट कर लिए गए हैं और वहाँ तरक्याती काम बहुत बड़ा काम शुरू हो गया है। बैरियर टाउन वगैरह सबको आप देख लें तो, और डिफेंस भी काम शुरू हो गया है। इसी तरह और इलाके हैं जहाँ हर पार्टी ने अपने आप को टारगेट किया हुआ है। फैसला फिर पंजाब करेगा, और अगर पंजाब का फैसला डिवाइडेड हुआ तो फिर बलूचिस्तान, KPK और सिंध ये बीच में आएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगले इंतखाबात इमरान खान साहब के लिए आसान होंगे, बहुत मुश्किल होंगे। और इस सूरत हाल में जब महंगाई है और बेरोजगारी है, कहते हैं अच्छे हालात हो रहे हैं, खुदा करे 2 साल में बहुत अच्छे हालात हो जाएं, शौकत तरीन अपने एजेंडे में कामयाब हो जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। अब आने वाले जितने फिगर्स हैं, बड़े दिलचस्प बात है ना सर गुलाम इसाक खान के, जो खलाई साहब एक दिलचस्प बात है ना, और इरशाद साहब अगर इस पर कमेंट करें, वो ये है कि अगर जहांगीर तरीन का ग्रुप प्लानिंग के साथ बना है तो फिर तो उस प्लानिंग में इमरान खान भी हिस्सेदार होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ही इनिशिएट किया, या जो आज जस्टिफिकेशन और जवाब मौजूद है जहांगीर तरीन साहब के पास, वो जवाब तो उनको इमरान खान और उनके करीबी साथियों ने फराहम किया है। इरशाद साहब नहीं, इस तरह नहीं होता। देखिए जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो केस बना, जिस तरह से बना, हुकूमत का एक नुक्ता नज़र है, एक जहांगीर तरीन का नुक्ता नज़र है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि उनके ख़िलाफ़ केस जो है पुराने जो वाक़यात हैं उसकी बुनियाद पर बन रहा है, ताज़ा जो वाक़यात शुगर कमीशन रिपोर्ट थी उस पर नहीं बना है। तो ये एक अजीब सी बात है। अब हमारे यहाँ जब फ़नकार लोग कोई काम करते हैं, लगाई बुझाई करने वाले, तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसके नतीजे में दूरियां पैदा हों, इख्तलाफात पैदा हों, रंजिशें पैदा हों, और फिर किसी फरीक को इस्तेमाल किया जा सके ख़ास मकसद के लिए। अब ये सारे लोग जो हैं ना, ये सारे जहांगीर तरीन के लाए हुए हैं, तहरीक इंसाफ में कुछ लोग होंगे लेकिन सारे नहीं हैं, और सारे इमरान खान से भी शाकी नहीं हैं। शिकायतें किसी के बुज़दार साहब से हैं, किसी के किसी सेक्रेटरी से हैं, किसी के किसी मिनिस्टर से हैं, लेकिन ये सारी शिकायतें जमा हो के जहांगीर तरीन ग्रुप की शक्ल में सामने आ चुकी हैं। अब इम्पोर्टेंस इस ग्रुप की ये है कि एक ऐसी हुकूमत जो पहले ही 7, 8, 9, 10 वोटों से कायम है, मरकज़ में भी और सूबे में भी,
अगर उस हुकूमत के दरमियान, यानी वो हुकूमत 3.25 साल में अपोजिशन का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सकी ना, मरकज़ में सूबे में वो कोशिश भी हुई तो 4-5 लोग हैं जो इनकी अपनी शिकायत थी, लेकिन एक फ़र्द वाहिद जो ना कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकता है, ना सेनेट में जा सकता है, ना सूबाई असम्बली में बैठ सकता है, उसके नाम से उसके साथ 40 के करीब अरकान जो हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के खड़े हो जाते हैं। अब ये जो मुज़ाकराती टीमें हैं उनमें भी कई लोग ऐसे हैं जिनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो हैं तो हुकूमत का हिस्सा, लेकिन हमदर्दियाँ इस ग्रुप के साथ भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ना कोई किसी न किसी सतह पे प्लानिंग हुई है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं। क्या इसका मकसद वाक़यातन हुकूमत को ख़त्म करना है, काबिल वक्त इंतखाबात की राह हमवार करना है, हुकूमत को धचका देना है, या कुछ चीज़ें मनवानी हैं? एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा ये है कि इसका मकसद अपोजिशन को फ़ायदा पहुंचाना है या हुकूमत को मजबूर करना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे, अपनी टीम बेहतर करे और अगले 2 साल जो है वो लगा के अगले इलेक्शन में, क्योंकि देखें अगला इलेक्शन सबको नज़र आ रहा है कि होगा, और मेरा ये ख्याल है कि हर हुकूमत को जो भी यहाँ होती है प्लानिंग सारी होती है वो एक इलेक्शन के लिए होती है। दूसरा इलेक्शन खा वो परवेज़ मुशर्रफ हूँ, खा वो जनरल ज़ियाउल हक हूँ या कोई और हो, उसको अपने ज़ोर पर, अपनी मकबूलियत पर, अपनी परफॉर्मेंस पे लड़ना पड़ता है। तो वो दूसरा इलेक्शन बड़ा मुश्किल होता है और उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है जो स्टेक होल्डर हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं, पंजाब के हवाले से ये हकीकत है, ये तहरीक इंसाफ के लोग भी मानते हैं कि जी पंजाब में उनकी जो चॉइस थी वो इतनी अच्छी चॉइस नहीं थी, लेकिन वो बज़ेद हैं कि नहीं जनाब ये वसीम अकरम प्लस जो हैं ये तो बरकरार रहेंगे जो भी सूरत हाल हो जाए, ठीक है। लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं वो ये समझते हैं कि आप तो बरकरार रखेंगे, आपकी इज़्ज़त तो पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर वो नताइज ना दे सके और अगला इलेक्शन में जाके फिर उन्हीं लोगों से बात करनी है जो लोग निकले, जिन लोगों ने सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की, एक नया बयानिया दिया जी, तो वो फिर पहले कर ली जाए। ठीक, तो इसलिए ये ग्रुप, मेरे नुक्ता नज़र भी यही है कि ये तहलील नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ये बरकरार रहेगा, इस पे बहस हो सकती है कि ये नताइज क्या पैदा करे। चलिए एक छोटा सा, लेकिन जो सबसे बड़ी इस वक्त हुकूमत की अपोजिशन समझी जाती है और समझा जाता है कि जी हुकूमत को जो चैलेंज है वो महंगाई का है या ख़राब मुआशी कारकर्दगी का है, लेकिन अब हुकूमत दावा कर रही है कि बहुत अच्छे मुआशी अहदाफ उसने हासिल कर लिए हैं और GDP 4 पे पहुँच गया है और ये तवक्को से भी ज़्यादा है और टारगेट से भी ज़्यादा है। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम में, और मैं सबसे पहले हमाद अज़हर साहब जो हैं ज़रा उनको सुनवा दीजिए। क्या 4% GDP के हवाले से वो क्या दावा कर रहे हैं, सुनवाइए जी। जो सारा आज प्रोपोगंडा भी किया गया कि जिससे साफ वाज़े नज़र आया कि ये माशी तरक्की के जो अच्छे नंबर्स अब सामने आ रहे हैं, तो उससे शायद कायदे हिस्स पे इख्तलाफ घबरा गए थे, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये इसाक डार के नंबर नहीं है, ये हकीकत पर मबनी नंबर है। ये अंदाज़ा लगाया गया मुख्तलिफ आलमी इदारों की तरफ से भी और हमारे अपने पाकिस्तानी इदारों की तरफ से भी, स्टेट बैंक की तरफ से भी, कि मईशत का हुजम जो है वो 1 से 2% के दरमियान माशी तरक्की होएगी। जो GDP ग्रोथ के जितने टारगेट्स थे, यानी कि जो हमने अपने लिए हदफ सेट किए थे, उससे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा और 4% के करीब हम GDP ग्रोथ इंशाअल्लाह ताला अचीव करेंगे। वैसे साहब, क्या आपके ख्याल में हुकूमत अपना जो सबसे बड़ा चैलेंज है उसे पूरा करने जा रही है? देखिए, ऐसे कोविड की सिचुएशन में जो इनहेरिट किए थे इन्होंने माशी मसाइल, फिर 2 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर चुके हैं, IMF से लोन ले चुके हैं, उस सारी सूरत हाल के अंदर जो भी इस तरह की नवीद होती है वो तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए। मुल्क को भी चाहिए, रियासत को भी चाहिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो जाहिर बात है करते रहे, लेकिन क्या बाकी ये जो ग्रोथ है ये मुस्तकिल बुनियादों पर है? क्या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो बम्पर जो हमारी क्रॉप हुई है माशाल्लाह उसकी वजह से है? क्या हमारी एक्सपोर्ट
में जो बांग्लादेश या जो इंडिया के अंदर कोविड की सूरत हाल की वजह से जो वहाँ पे मामलात ख़राब हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग के या प्रोडक्शन के, उसकी वजह से हमें ज़्यादा ऑर्डर्स मिले हैं, जो भी वजूहात हैं। लेकिन क्या ये सारी वजूहात जो हैं हमारे फंडामेंटल्स जो हैं या बुनियादी जो नुकात हैं मईशत की उसमें बढ़ोतरी के लिए, क्या ये वो इंडिकेट करे? मेरा नहीं ख्याल। तो स्ट्रक्चर चेंजेस एक लंबा वक्त लेंगे, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी खबर है, और लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ सर कि इमरान खान साहब को, चाहे वो स्टेट बैंक के गवर्नर हो, चाहे वो शौकत तरीन साहब हो, इससे पहले चाहे हफीज शेख साहब थे, IMF की शराइत हो, एक हाशिया लगाना पड़ेगा कि कौन सी एडवाइस स्ट्रक्चर चेंजेस के लिए जरूरी है और कौन सी सही है जो अवाम है उनको फायदा दे सकते हैं। राइट सर, उसमें बिल्कुल सही है। एक तो ये कि होगा क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जी बिल्कुल सही। अंदाजा लगाइए जी, अंदाजा सिर्फ एक जुमला में कहूंगा, अंदाजा लगाइए कि जो एक राशन का बैग, एक पूरा आप पैकेट बनाते थे, वो इसी साल, पिछले साल अगर 2-2.5 हज़ार का था तो इस साल को 4-4.5 हज़ार का है। तो अंदाजा लगाए जिसके तनख्वाह 15,000 है उस पर क्या बीत रही होगी। तो वहां पे बेहतरी लाने की जरूरत है इमरान खान साहब को। ठीक, बिल्कुल सही है। और ये जो आपने कहा कि ये ग्रोथ के हवाले से, तो उस पर उनका दावा तो ये है कि सस्टेनेबल है। नासिर बेग चुगताई साहब, आपके ख्याल में अब लोग ज़ाहिर है इसको मैयर इस तरह से करते हैं कि उनको क्या राशन सस्ता मिल रहा है, महंगाई तो नहीं, ज़्यादा महंगाई तो नहीं है, वो मौजूद है, तो ये जो आदाद शुमार हैं ये उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते अनटिल अनलेस कि वो ट्रांसलेट ना हो जाए मैसेज तक। देखिए, एक वेलफेयर स्टेट या एक अच्छी स्टेट या एक अच्छी गवर्नेंस क्या होती है कि उसके अवाम खुश हों, उसके अवाम को पैसा मिल रहा हो, उसके अवाम को आमदनी मिल रही हो। अवाम को फिक्र नहीं होती कि आपका ग्रोथ रेट क्या है, आपका GDP क्या है, आपने कितना कर्जा लिया है, आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। एक तो कर्ज आपने लिया हुआ है सॉरी उस वक़्त का जब 13% इंटरेस्ट रेट था और उसको आपने डेफर कराया है। मतलब ये कि आप आने वाले मज़ीद 4-5 सालों में 13% के हिसाब से सूद देकर वो कर्जा अदा करेंगे मज़ीद आगे जाकर। ठीक है, फिर और सूद और कर्जा और कर्जा और कर्जा, तो ये आगे जाके आप असरअंदाज होगा। महबूब अलग साहब थे, एक सबको पता होगा, सब यहाँ सहाफत के लोग बैठे हुए, एक गुलाम साख खान साहब थे, दोनों का सुनहरा जुमला है। मैंने हेडलाइन लगाया था कि हर बजट हिंसों का हेर फेर होता है। और फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा था, मगज को बाग में जाने न दीजो कि ना हक खून परवाने का होगा। उन्होंने कहा ये बजट है हमारा, सही है टोटल, और ये बजट तकरीर है उनकी। बिल्कुल सही है। और ये बजट सही है, बिल्कुल सही है। वक्त कम है, मैं चाह रहा था कि मुख्तसर कमेंट साबिर शाकिर साहब का और शाह साहब का भी आ जाए। साबिर साहब, ये जो है वो इसको इलेक्शन के पर्सपेक्टिव में ये वाला बजट और अगला बजट भी ऐसे बनाया जाएगा, तो आप ये जो मुआशी अहदाफ में जो बड़े दावे हैं किस तरह से देख रहे हैं इनको? देखिए, बात यह है कि ये अहदाफ और इसके जो आदाद और शुमार हैं ये तो हैं गोरख धंधा। इसको समझने के लिए मेरा ख्याल है कि हम इस वक्त 4-5 मेहमान जो हैं आप समेत 5 मजीद इनको PhD करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके ये सारी बातें समझ आएंगी। लेकिन जो ग्राउंड पे चीज़ है वो यही है कि अब आई थिंक शौकत तरीन साहब कह भी चुके हैं कि माजी में इन्होंने जो IMF का रोड मैप था अब उसको उन्होंने फॉलो नहीं करना, कीमतें नहीं बढ़ानी और कीमतों को इस्तेहकाम देना है। ठीक, और अगले बजट आवाम को रिलीफ देना है। बिल्कुल सही है जी, रिलीफ देना है। ठीक सर, इसलिए इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक है वो हेल्थ कार्ड है, उसके बाद किसान कार्ड है, उसके बाद फिर एक और राशन कार्ड लेके आ रहे हैं। वो राइट सर, बिल्कुल सही है। शाह साहब, आपकी सर राय? देखिए जी, अगर मईशत वाकई मुस्तहकम हो गई है या हो रही है तो अगला बजट अवाम दोस्त आना चाहिए। उससे मेजरमेंट होगी कि वाकई मईशत ये मजबूत हुई है और उसके नतीजे में अवाम को रिलीफ मिला है या फिर अल्फाज का गोरख धंधा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद आरिफ साहब, नासिर बेग चुगताई साहब, साबिर शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।